नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में। आशा है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पहले इस सब्जेक्ट कोड की बीपीएससी 142 की 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 2 की और चैप्टर नंबर 3 की। तो अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो पहले उन लेक्चरों को जाकर सुन लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपके अगर कोई प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अपने प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। समय मिलते के साथ ही आपके उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर ये है कि भारत की जो विदेश नीति का निर्माण है उसमें सरकारी संस्थाएं और सरकारी मशीनरी का कितना योगदान है। कई बार आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसमें सरकार की भूमिका कितनी होती है, क्या या फिर सरकार में भी किसकी भूमिका ज़्यादा होती है, क्या प्रधानमंत्री सारे निर्णय लेता है या बाकी मंत्रियों की भी इसमें भूमिका होती है। तो ये चैप्टर हमें इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला है कि अगर भारत की विदेश नीति तय की जा रही है तो उसमें कौन कौन लोग भूमिका निभाते हैं, क्या इसमें सरकार की पूरी प्रवृत्ति होती है या विपक्षी दलों की इसमें भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का एक इंट्रो दिया है। चैप्टर के इंट्रो में हमें विदेश नीति को थोड़ा सा उसके प्रोसेस को बताने की कोशिश की गई है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको पढ़ा देता हूँ। तो देखो, तो भारत में फॉरेन पॉलिसी का निर्माण एक लंबा प्रोसेस है और एक बहुत ही उलझा हुआ प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी मशीनरी काम करती हैं, बहुत सारे सरकारी तंत्र काम करते हैं, बहुत सारे सरकारी सेवक काम करते हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति, संस्थाएं और विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट होते हैं जिनके पास विशेष जानकारी होती है विदेशी मामलों की। इनका अपना एक स्टाफ होता है और ये सब मिलकर हमारे देश की विदेश नीति के लिए निर्णय लेते हैं। यानी कि इससे ये पता चल गया आपको कि हमारे देश की जो विदेश नीति के लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं ले रहा है। कई बार आम जनता के मन में ये होता है कि जो कर रहा है प्रधानमंत्री कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की विदेश नीति के निर्माण में कौन कौन लोग, बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग हैं। इनके पास स्पेशल जानकारियां हैं विदेशों की। ये इसी चीज़ की शिक्षा ले रहे हैं और इसके लिए ये अपना एक अलग से स्टाफ भी रखते हैं जिसके माध्यम से नीतियों का निर्माण कर रहे हैं। अंतिम निर्णय जो लेता है वो विदेश मंत्रालय लेता है। और आप सभी को पता है इस समय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी। अब तक के बड़े ज़बरदस्त विदेश मंत्री रहे हैं। आज़ादी के बाद पहले जो विदेश मंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ही थे, वही प्रधानमंत्री थे और वही विदेश मंत्री थे। तो अगर मैं कोई भी आपसे पूछे कि विदेश नीति में अंतिम निर्णय किसका होता है तो आप क्या बताओगे? विदेश मंत्रालय का। लेकिन अकेले विदेश मंत्रालय सारी चीज़ें नहीं करता। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें भिन्न भिन्न संस्थाएं वर्क कर रही हैं, बहुत सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। व्यापक स्तर पर देखो तो भारत की विदेश नीति के निर्माण में देश की सरकार पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली निर्धारित करती है, सारे डिसीजन यही लेती है। कार्यपालिका, विधायिका अलग अलग तरीके से इसे प्रभावित करती है। भारत की विदेश नीति के निर्माण में क्या क्या समस्याएं आती हैं, प्रश्न ये है। यानी कि प्रस्तावना कुल मिलाकर आपको इतना सा बता दे रही है, एक चीज़ आपके मन में क्लियर कर दे रही है कि अकेले प्रधानमंत्री की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। पूरा पूरा एक सरकारी मशीनरी इसमें लगी होती है, बहुत सारे ऑफिसर्स इसमें लगे होते हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग लगे रहते हैं जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। इसके साथ साथ कार्यपालिका, विधायिका की अपनी अपनी भूमिका है इसमें। ये सारी चीज़ें प्रस्तावना हमारे माइंड में क्लियर कर देती है। भारत की विदेश नीति के निर्माण में जो जटिलताएं हैं वो क्या जटिलताएं हैं, तो देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं हम तो भारत की विदेश नीति का निर्माण आईएफएस अधिकारियों द्वारा किया जाता है। देखिए, आईएफएस अधिकारी होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस से जुड़े हुए। जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास चॉइस होती है, अगर आपकी टॉप रैंक है तो आप आईएएस लीजिए, आईपीएस लीजिए, आईएफएस लीजिए। तो आईएफएस वो बच्चे लेते हैं जिनका रुझान विदेशी सेवा में होता है। तो आईएफएस जो ऑफिसर होते हैं, भारतीय विदेश सेवा के जो ऑफिसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ये भारत की विदेश नीति का निर्माण करते हैं क्योंकि इनका जो चुनाव है ना वो योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। यानी कि ये एक एग्ज़ाम देकर पास हो रहे हैं, इन्होंने उस चीज़ की पढ़ाई करी है, उस मामले के विशेषज्ञ हैं। क्योंकि जो नेता चुने जाते हैं वो जनमत के आधार पर चुने जाते हैं, तो ऐसे में कई बार उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती, तो उनकी सहायता के लिए एक मशीनरी होती है जिसमें ये ऑफिसर्स वर्क करते हैं। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि भारत की विदेश नीति का निर्माण कुल मिलाकर कौन करते हैं? भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। इनका जो मुख्यालय है वो रायसीना हिल्स, न्यू दिल्ली में है, जो कि साउथ ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ का एक बहुत ज़बरदस्त माहौल है, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो बहुत ही ताबड़तोड़ माहौल है। वहाँ पे बहुत सारी एम्बेसी भी हैं जहाँ पर ये बैठकर भारत की विदेश नीति का निर्णय लेते हैं। तो लेकिन इससे बस हमें ये पता चलता है कि भारत की विदेश नीति में, इंडिया फॉरेन पॉलिसी में, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है। या इसका मतलब ये नहीं कि सारे डिसीजन उन्होंने ले लिया, आईएफएस ने सारी नीतियाँ बना दी, अब वो रिप्रेजेंट भी करेंगे, नहीं। जो फॉरेन पॉलिसी को बनाने का एक प्रोसेस है उसका सिर्फ एक पार्ट होता है, कौन? आईएफएस अधिकारी। जब आप पूरा प्रोसेस देखोगे तो अंत में आपको मिलेगा कौन? विदेशी मंत्रालय। तो किसी भी देश की बात करो, चाहे भारत की बात करो, चाहे किसी भी देश की बात करो,
आम सहमति से एक नीति निर्माण किया जाता है और वो अंत में नीति किसके पास भेज दी जाती है? विदेशी मंत्रालय के पास। अब जो विदेशी मंत्रालय होता है वो देखता है कि ये नीतियाँ ठीक है या नहीं है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या ये दीर्घकालिक नीति हैं यानी कि लॉन्ग टर्म नीति हैं या शॉर्ट टर्म नीति हैं, फिर उसके हिसाब से वो निर्णय लेगा। यानी कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे और अंतिम निर्णय विदेशी मंत्रालय का होगा। फॉर एग्जाम्पल दिया है कि भारत लंबे समय तक सोवियत संघ के साथ मित्रता की नीति अपनाता रहा, तो इसके लिए आप ना गवर्नमेंट को, बंदा क्या होता है, आम जनता पता क्या होती है, अनपढ़ तो होती है आम जनता पता क्या करती है, एकदम से ब्लेम कर देती है। अच्छा, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई तो इसमें क्या होगा, पूरी तरीके से नेहरू जी होंगे, ऐसा नहीं है। अगर भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 साल की मित्रता संधि करी 1971 में, तो उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार प्रधानमंत्री होगा, तो ऐसा नहीं है। वो पूरी की पूरी मशीनरी, वो पूरे पूरे ऑफिसर्स, वो संसदीय कमेटियाँ, ये सब मिलकर डिसीजन लेती हैं। आम जनता को ये बातें पता तो होती नहीं, इसलिए वो एक बंदे को ब्लेम कर देती हैं। तो इसलिए ना एजुकेशन मस्ट भी है, एजुकेशन होनी चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आप पास हो रहे हैं एक दिन पहले पढ़कर। चीज़ें इस टाइप की होनी चाहिए कि हम पहले से ही इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो उदाहरण के लिए भारत लंबे समय तक सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि अपनाता रहा। फिर आगे चलकर जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो हमने किसके साथ संबंध स्थापित करने शुरू कर दिया? अमेरिका के साथ। तो ये सारे निर्णय अकेले एक बंदे ने नहीं लिए होंगे, इन सभी डिसीजन के पीछे एक बड़ी सी मशीनरी होगी जो कि इस चैप्टर में बताई जाएगी। तो अधिकतर विदेश नीति निर्माण बदलते विश्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए होती है कि अगर चीज़ें चेंज हो रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो बदलते विश्व के हिसाब से हमें भी निर्णय लेने होंगे। क्योंकि 1991 में सोवियत संघ कोलैप्स हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसकी व्यवस्था गिर गई थी। तो ऐसे में ज़रूरत थी कि हमें सोवियत संघ का साथ छोड़कर अमेरिका का साथ अपनाना चाहिए था। तो भारत की विदेश नीति की जटिलता यही है कि उसमें इतनी बड़ी मशीनरी है, तो एकदम से निर्णय जल्दी से नहीं होते, उसमें एक बहुत बड़ा टाइम लगता है। भारत की विदेश नीति निर्माण विभिन्न स्तर पर किए जाते हैं और इसमें अलग अलग क्षमताओं के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। उदाहरण के लिए भारत की विदेश नीति दो स्तर पर बनाई जाती है, एक बड़े स्तर पर और एक छोटे स्तर पर। इस प्रक्रिया में शामिल जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, इनका योगदान समान रूप से समान स्तर का नहीं होता। कुछ लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का योगदान थोड़ा कम होता है, लेकिन वो भी प्रभावशाली होता है। तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो बारीकियों से काम करती हैं, जिससे उनकी हमें योग्यता के बारे में पता चल पाता है, उनकी क्षमताओं के बारे में पता चल पाता है और देश की आवश्यकताओं के बारे में पता चल पाता है। जिस चीज़ की हमें नीड होगी उसी हिसाब से हम फॉरेन पॉलिसी तैयार करेंगे, और इसके लिए बहुत सारे लोग जो होंगे वो अपना अपना ज्ञान देंगे, उस मामलों के वो विशेष जानकार होंगे। बड़े स्तर पर विदेश नीति का जब निर्माण होता है तो इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं और बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति शामिल होते हैं जो देश के सरकारी प्रक्रिया में, उसकी संरचना में मार्गदर्शन करते हैं। आगे चैप्टर में इन अधिकारियों के बारे में, इन कमेटियों के बारे में बताया भी जाएगा। ये बेसिक इनपुट देते हैं और अपना सहयोग देते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर वो अखबार की क्या होती है, सुर्खियां बन जाती हैं। तो अखबार की सुर्खियों को देखकर जब आम व्यक्ति अपनी राय देता है तो उसकी राय पक्का गलत ही होती है, क्योंकि उसे उसका पूरा प्रोसेस पता ही नहीं है। हम क्या देखते हैं कि भारत ने रूस के साथ हाथ मिलाया, लेकिन भारत ने रूस के साथ हाथ मिलाया तो एकदम से नहीं मिला दे कि चलो भाई हाथ लेके चल दो। उसके पीछे बहुत सारे लोगों की सलाह होगी, उसके पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट्स देखकर ही चीज़ें हम कर रहे होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते। इस स्तर पर सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं वो होती हैं संसदीय कमेटियाँ। संसदीय कमेटियाँ एक व्यापक राष्ट्र हित के नज़रिए से चीज़ों को देखती हैं कि देश के लाभ के लिए क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या नहीं है। इवन जितने भी वो ऑफिसर्स हैं जो अपने उपाय बताते हैं, ये उनकी जांच करती हैं और आफ्टर डेट उसकी स्वीकृति देती हैं। स्वीकृति के बाद वो मामला विदेश मंत्रालय के पास जाता है। भारत के विदेशी नीति निर्माण में सबसे जो जो वास्तविक काम है वो बहुत छोटे स्तर पर होता है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है, और इसमें होता है विदेश मंत्रालय। क्योंकि विदेश मंत्रालय पर बिल्कुल एंड में वो पॉलिसी आएगी, लेकिन अब सबसे बड़ा काम विदेश मंत्रालय का ही है कि वो उसी नीति को लागू करेगा। तो जिस रणनीति पर विदेश मामलों में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तकनीकी संस्थाएं काम कर रही हैं, व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये सब अपनी आपसी सहयोग से डिसीजन लेंगे। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले आईएफएस ऑफिसर है, वो किन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। फिर संसदीय कमेटियां डिसीजन लेंगी, उसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ होंगे, वो अपनी राय देंगे। उसके बाद विदेशी मंत्रालय पर जाएगा, विदेशी मंत्रालय के बाद सबसे एंड में कहाँ जाएगा, पीएमओ के पास। विदेशी मंत्रालय के साथ जुड़कर ये संस्था काम करती है। पीएमओ का मतलब है प्रधानमंत्री का कार्यालय, जो वास्तव में भारत के विदेशी संबंधों का हित रक्षक के रूप में काम करता है, जो वास्तव में लास्ट में डिसीजन लेगा। लेकिन उसका डिसीजन वो अकेले के नहीं है, जिस हिसाब से वो कमेटियां बताएंगी वो उसी हिसाब से डिसीजन लेगा। तो इससे ये पता चल गया आपको इस पैराग्राफ से कि जब आप भारत की विदेश नीति के निर्माण में जटिलता बताओगे तो पहली बात तो ये बताओगे कि भारत की विदेश नीति के निर्माण में जो जटिलता है वो ये है कि कोई एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता है। इसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और चीज़ें छट छट के एक के बाद एक जाती हैं। तो इसी वजह से इसमें ना एक बहुत लंबा समय लग जाता है, और वो ठीक भी है और गलत भी है। गलत इसलिए, मान लो कोई चीज़ों की हमें तत्काल ज़रूरत है तो फाइल अटकी रह जाती हैं, बट ये चीज़ें ठीक भी हैं कि इससे तानाशाही प्रवृत्ति नहीं होती और देश के समान हित की बात हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं कि भारत की विदेश नीति के निर्माण में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं। तो जब हम संस्थाओं की बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं विदेशी मंत्रालय की, क्योंकि विदेशी मंत्रालय ही सबसे बड़ी संस्था है
जो एक तरीके से किसी देश की विदेश नीति को क्या कर रहा है, मूर्त रूप दे रहा है। तो भारत की विदेश नीति की बात करो तो विदेश मंत्रालय से शुरू होती है और यहीं पर इसका अंतिम रूप लेता है। बहुत सारे आईएफएस ऑफिसर यहाँ पर स्टाफ के रूप में कार्य करते हैं और भारत के राजनीतिक पक्षों की सरोकार करते हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री इसमें शामिल होता है और विदेश सचिव भी इसमें होता है। यानी कि विदेश मंत्रालय किन किन लोगों से मिलकर बन रहा है, आईएफएस ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में मैंने पहले बताया, विदेश मंत्री होगा, प्रशासनिक पक्ष के लोग होंगे, विदेशी सचिव होंगे और विदेशी सचिव के साथ साथ और भी बहुत सारे सीनियर सचिव होंगे। ये सब आईएएस ऑफिसर, प्रशासनिक ऑफिसर्स होते हैं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा देकर इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सचिव पूर्व, सचिव पश्चिम के, सचिव आर्थिक मामलों के, इसके अलावा सीपीबी और प्रवासी भारतीय मामलों के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे वो सारे इसमें जुड़े होंगे। यानी कोई एक ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर नहीं होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी भारतीय नीतियों को प्रभावित करेंगे उन सबके ऑफिसर्स यहाँ पर होंगे। और इस ये कई डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे, इसमें बहुत सारी एजेंसियाँ होंगी और इन सबके तालमेल से विदेश नीति बनेगी। तो विदेश मंत्रालय का अगर प्रशासनिक ढांचा देखोगे तो ये बहुत बड़ा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर, विभिन्न प्रकार के ऑफिसर अपने अपने कार्यों में लिप्त हैं। बहुत सारी सरकारी संस्थाएं और जो गैर सरकारी यानी कि एनजीओ सेक्टर की जो संस्थाएं हैं, इनकी रिपोर्ट को भी ध्यान में रखकर विदेश नीति को बनाया जाता है। मंत्रालय के जितने भी अधिकारी होंगे वो पूरी तरीके से ट्रेंड ऑफिसर होंगे, प्रशिक्षित होंगे, अनुभवी होंगे, प्रतिभावान लोग होंगे। यानी कि छोटा मोटा टुच्चा पुच्चा बंदा यहाँ नहीं बैठा होगा। लेकिन गली का टुच्चा बंदा बैठकर पता क्या कर देता है, गली का टुच्चा बंदा बैठकर इन लोगों को आलोचना कर देता है, इन लोगों की बुराई कर देता है जिसे खुद विदेश नीति का ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें उन मामलों पर बोलना चाहिए जिसके बारे में हमें जानकारी ऑलरेडी है। तो मंत्रालय के काम करने के जो बुनियादी तरीके हैं उससे भारत के राष्ट्रीय हितों के बारे में पता चलता है। जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं उसमें सबसे पहले यही देखा जाता है इसमें भारत का प्रॉफिट क्या होगा। तो भारत की विदेश नीति के निर्माण में जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, कुछ बाहरी खुफिया एजेंसी भी रखती हैं। वो बताते हैं कि विश्व में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन कौन सरकार क्या क्या डिसीजन ले रही हैं। तो गुप्तचर विभाग भी इसमें काम कर रहा है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिसकी धुरी कौन है, विदेशी मंत्रालय। अगला नाम आता है पीएमओ ऑफिस का, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय का। तो हमें पता है विदेशी मंत्रालय के साथ मिलकर प्रधानमंत्री कार्यालय काम करता है जिसमें अंतिम डिसीजन प्रधानमंत्री का होता है। तो हमारे देश में सरकार का कैसा रूप है, संसदीय रूप है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री ही सरकार का कार्यकारी होता है। सरकार का एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। तो ऐसे में हम सरकार से उपेक्षा करते हैं, माफ़ कीजिएगा, सरकार से अपेक्षा करते हैं, सरकार से हम ये चीज़ सोचते हैं कि विदेश नीति के निर्माण में प्रधानमंत्री की एक अहम भूमिका रहेगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो है वो विदेश नीति के निर्माण में शामिल होता है, वो हर चीज़ को लेकर सतर्क होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी मत मानिए आपके सारे निर्णय वो अकेले ले लेगा। विदेश मंत्रालय उसके पास सिफारिश करेगा और वो ये मानकर चलेगा कि ये सिफारिश सही होगी, तो मोस्टली वो उसे साइन करेगा ही करेगा। बट हाँ, उस पर वो अपने विवेक का प्रयोग भी कर सकता है कि चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री सभी प्रकार की सरकारी गतिविधियों पर नजर रखता है, उसकी जानकारी लेता है, विभिन्न एजेंसियों के मार्गदर्शन और मूल्यवान सुझाव के बाद ही वो डिसीजन लेता है। भारत की बात की जाए वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी जैसे जो सक्रिय प्रधानमंत्री हैं, आज पीएमओ ऑफिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बहुत सारे डिसीजन सेकंडों में लिए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो इन्होंने पीएमओ ऑफिस के माध्यम से बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। इन्होंने बहुत सारे डिसीजन इस टाइप से लिए हैं कि बाकी लोगों को पता ही नहीं चले हैं। यानी कि गुप्त रूप से बहुत सारी सूचनाएं इधर से उधर इन्होंने रखी हैं और उसके बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे लोगों को अनदेखा किया है। तो इसी वजह से लोग बाग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मोदी हैं वो तानाशाही प्रवृत्ति के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें गुप्त रूप से रखनी चाहिए। हर एक चीज़ अगर मीडिया के सामने आ गई, प्रेस के सामने आ गई, तो पता क्या हो जाएगा, चीज़ें पहले से ही पता चल जाएंगी। तो इस समय विदेशी मंत्रालय बहुत सारे नीतिगत निर्णय ले रहा है। आज दिन अखबार की सुर्खियों में आप एस जयशंकर जी को देख सकते हैं। आगे जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो होती है एनएसए की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। तो देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहले नहीं था, ये अटल जी की सरकार में आया। हालांकि नेहरू जी के टाइम पर भी एनएसए की डिमांड उठती रही। इस समय हमारे जो एनएसए हैं वो अजीत डोभाल हैं। तो देखो, हम विदेश नीति बना रहे हैं तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाएंगे, अपने निर्णय लेने की क्षमता को भी बरकरार रखेंगे, अपनी सॉवरेंटी को भी प्रभावित नहीं होने देंगे, देश की एकता अखंडता पर भी ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए होता है, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो सुरक्षा के मामले में विशेषज्ञ हो, जिसे सुरक्षा की जो बारीकियां हैं उसके बारे में पता हो। तो इस समय जो हमारे एनएसए हैं वो हैं अजीत डोभाल जी। तो प्रधानमंत्री विदेश नीति के मामले में एक सुझाव लेता है एनएसए से, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक प्रमुख होता है। 1998 में अटल जी की सरकार ने इसका ऑफिस बनाया था। हालांकि इसकी डिमांड नेहरू जी के टाइम से ही उठ रही थी, बट कुछ विशेष कारणों की वजह से इन्हें नहीं बनाया गया। तो उस समय एक केंद्रीय कमेटी होती थी, एक कैबिनेट कमेटी होती थी जब एनएसए नहीं था, और वही सारे डिसीजन लेती थी। उस समय प्रधानमंत्री जो होते थे वो एनएसए के प्रमुख होते थे। लेकिन आज एनएसए के प्रमुख किसको बना दिया गया है, एक अधिकारी को, जो इस समय अजीत डोभाल है। समय बदलेगा तो नए अधिकारी बनेंगे। हालांकि फिर भी
प्रधानमंत्री के साथ जुड़कर ही कार्य किया जाता है। लिखा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर जो प्रयास हैं वो एनएसए अजीत डोभाल द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित हैं। तो हम एकदम से प्रधानमंत्री को ब्लेम कर देते हैं, यार ये चीज़ें इसने ऐसे नहीं ऐसे कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी चीज़ें आपको समझ के पता चल गया होगा आपको कि कोई भी डिसीजन एकदम से नहीं ले जाते, उस डिसीजन के पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। उसमें विदेशी मंत्रालय भी होगा, पीएमओ ऑफिस भी होगा, एनएसए भी होगा। इसके अलावा भी अभी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी इस चैप्टर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की विदेश नीति के निर्माण में शामिल प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में बताइए, तो आप विदेश मंत्रालय, पीएमओ ऑफिस और एनएसए के बारे में बताएंगे। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई है कि अकेले कोई निर्णय नहीं लिए जाते। आगे देखिए, अब हम कैबिनेट, सुरक्षा कमेटी, संसद, संसदीय कमेटियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं वो है कैबिनेट कमेटियाँ, जिसमें वो बड़े बड़े मंत्री होंगे जो देश के नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होंगे। तो कैबिनेट की बात की जाए तो संसदीय प्रणाली में कैबिनेट की भूमिका बहुत पवित्र भूमिका होती है। ये माना जाता है ये देश के हितों को लेकर कोई समझौता कर ही नहीं सकती। इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी कि ये देश के जितने भी नीति निर्माण प्रोसेस में हैं, इनमें इन्हीं की भूमिका सबसे बड़ी है। संसद के प्रति उत्तरदायी होंगी। देखो पता क्या होता है, मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ आपके लिए। लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, 545 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पहले 43 पर होते थे, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे। अब की बार के अगर चुनाव होंगे तो 545 सीटों पर होंगे। तो इनमें से एक दल होगा जो मेजोरिटी वाला होगा, जैसे कि वर्तमान में बीजेपी है, 303 सीटें। लेकिन सारे बंदे मंत्री नहीं होते। देखो ये बंदे होते हैं एमपी, यानी कि लोकसभा के चुनाव में जितने बंदे चुनाव जीतते हैं सारे बंदे मंत्री नहीं होते। ये सारे बंदे क्या होते हैं, ये एमपी होते हैं। इनमें से ना 15% लोग ही सिर्फ मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसा नियम लिखा गया है। तो 15% जब आप निकालोगे तो 80 से 85 के बीच में आएगा, यानी कि 80 टू 85 बंदे मंत्री बनते हैं। तो ये जो बंदे 80 टू 85 बंदे मंत्री बनते हैं, ये मिलकर बनाते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, यानी कि मंत्री परिषद होती है, इनमें से भी 10-15 मंत्री ऐसे होते हैं जो बहुत प्रभावशाली होते हैं। इनके पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, तो इन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। जैसे कि मैं आज के डेट में देखूँ, आपसे पूछूँ, तो आप 10 से 12 मंत्रियों के नाम बता पाओगे मुझे। 80 के 85 मंत्रियों के नाम नहीं बता पाओगे आप मुझे। क्यों? क्योंकि 10 से 15 ही सुर्खियों में रहते हैं। जैसे विदेश मंत्री कौन है इस समय, तो आप बताओगे एस जयशंकर। वित्त मंत्री कौन है, सीता नीलमणि जी हैं। आप बताओगे कि होम मिनिस्ट्री किसके पास है, तो आप बताओगे अमित शाह जी के पास है। आप बताओगे रक्षा मंत्री कौन है, तो नाम आएगा आपके सामने राजनाथ जी। नितिन गडकरी परिवहन मंत्रालय है उनके पास। प्रकाश जावड़ेकर जी के पास पर्यावरण मंत्रालय है। इसी प्रकार से नाम और आएगा स्मृति ईरानी जी का। तो ऐसे ना बड़े, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, पीयूष गोयल जी रेल मंत्री हैं। तो हालांकि इनके मंत्रालय में परिवर्तन भी आ सकता है, हो सकता है जिस समय वीडियो बना रहे हो उस समय मंत्री हों, कल को कोई और मंत्रालय पर आ जाए, तो इस नाम के ऊपर आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। बट आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हर समय ना 10 से 15 बंदे होते हैं जो पावरफुल पद पर होते हैं, और इन सबको मिलाकर ना एक कैबिनेट बनाई जाती है। तो जिस बच्चे को पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज है उसे तो पता ही होगा कि मंत्री परिषद अलग होती है और मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अलग होते हैं। तो ऐसे में जो ये बड़े बड़े मंत्री हैं, जो ये कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी जो कमेटी बनती है, इसका निर्णय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। हालांकि इन कमेटियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो मोस्टली प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, लेकिन कई बार होम मिनिस्टर भी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो जैसा कि किताब कह भी रही है कि सरकार के पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट एक सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है। इस प्रकार का उत्तरदायित्व कैबिनेट अपने समक्ष जितने भी मामले आते हैं उसमें वो मिलकर निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसमें देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से महत्वपूर्ण जितने भी निर्णय हैं वो लिए जाते हैं। हालांकि जो ये कमेटी है, ये अपने जो प्रस्ताव है ये विदेश मंत्रालय या पीएमओ को हमेशा देती है। और अगर पीएमओ या फिर विदेश मंत्रालय इस कैबिनेट को अपने प्रस्ताव भेजता है तो ये मोस्टली उसे मना नहीं करती है, उसे वो स्वीकृति ही देती है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर विदेश मंत्रालय ने कोई चीज़ भेजी है, पीएमओ ने कोई चीज़ भेजी है, तो पक्का वो सही होगी। इससे पता चलता है कि बिना कैबिनेट के डिसीजन के कोई भी चीज़ें पास नहीं हो सकती। आगे जो सबसे बड़ी संस्था है देश की वो संसद है। संसदीय प्रणाली में देश की सबसे सर्वोच्च संस्था संसद ही होती है, और इसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद ही भारत की जनता के हितों का संरक्षण है, और संसद ही भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे में संसद एक धुरी के रूप में कार्य करती है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सरकार के बीच में। अर्थात सरकार जो भी काम करना चाहे ना करना चाहे, उसे वो संसद से पूछना पड़ता है, संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है, सबकी सहमति से चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। यानी कि सरकार कुछ करना भी चाह रही है या नहीं भी करना चाह रही है तो उसे संसद में पास करवाना पड़ेगा। भारत की विदेश नीति से जुड़े जितने भी निर्णय हैं, जितने भी अनुमोदन हैं, वो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखे जाते हैं। समान रूप से संसद 3 प्रकार के विदेशी निर्माण में योगदान देती है। सबसे पहले पता है सरकार क्या करती है, सरकार निर्णय लेती है
और तर्क वितर्क के माध्यम से बताती है कि भैया अगर हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं। इस पर क्या होता है, अलग अलग दृष्टिकोण आते हैं और फिर कुछ संशोधन करके उस चीज़ों की बात कर ली जाती है। दूसरे नंबर पर संसद क्या करती है, सरकार के निर्णयों पर संशोधन करती है। और तीसरे टाइम पे संसद क्या करती है, उन नीतिगत निर्णयों पर अपना अनुमोदन कर देती है, यानी कि उन चीज़ों को पास कर देती है। यानी कि सबसे पहले कोई चीज़ आएगी कि हमें ये करना है, उसके बाद क्या होगा, उस पर तर्क होगा, वितर्क होगा, पक्ष विपक्ष, और ये बताया जाएगा कि आगे जाकर इसका हमें क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। आफ्टर दैट संसद में वोटिंग वोटिंग होगी, संशोधन वगैरह देख लिए जाएंगे और फिर उसे पास कर दिया जाएगा। तो देखा जाए तो विदेश नीति के निर्माण में संसद एक छोटी सी भूमिका निभाती है, लेकिन ये भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे पता चलता है कि सभी लोगों की इसमें भागीदारी है। आगे हम संसदीय कमेटियों की बात करेंगे। तो संसदीय कमेटियों की बात की जाए तो संसद में बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं जो अलग अलग रूप से कार्य करती हैं। कुछ कमेटियां स्थायी होती हैं और कुछ अस्थायी होती हैं। तो विदेश नीति के मामलों पर भी संसद की जो नीतियां हैं, संसद की जो कमेटियां हैं वो स्थायी कमेटियां हैं। तो विदेश नीति निर्माण में जो संसद की कमेटी, इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये अपनी भूमिका इसमें अदा करेंगी। होता क्या है, संसद में जो लोग चुनकर आते हैं कई बार इनके पास उतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए कमेटियां इस टाइप से बनाई जाती हैं कि विदेश मामलों की बारीकियों को समझें और उसके बारे में अपनी राय दें। तो संसदीय कमेटी एक तरीके से सलाहकारी होती हैं, यानी कि सिर्फ ये सलाह दे सकती हैं, इनके निर्णय मानना मजबूरी नहीं हो सकती पीएमओ की। तो संसदीय कमेटी एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करती हैं। जो भी विषय इनके पास आते हैं ये उसकी सूक्ष्मता से जांच करती हैं, गहराई से जांच करती हैं, उसके बाद उसके पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट्स आपको बताएंगी। वो पीएमओ के ऊपर है, विदेश मंत्रालय के ऊपर है कि वो उन चीज़ों को मानता है या नहीं मानता। आगे नीति विशेषज्ञ कुछ समूह होते हैं, इसमें बहुत ही स्पेशलिस्ट एनजीओस होंगी या बहुत सारे ऐसी संस्थाएं होंगी जो गुप्त रूप से काम कर रही होंगी। तो भारत की विदेश नीति निर्माण में एक नीति विशेषज्ञ समूह होते हैं। ये लगभग गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं जो अलग अलग रूप से अलग अलग देशों में काम कर रही हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा समूह है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और एक समूह है विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन। तो ये समय समय पर अपनी रिपोर्ट देते हैं, शोध पत्र होते हैं, नीतिगत दस्तावेजों को प्रकाशित करते रहते हैं। इसमें बड़े कुशल विशेषज्ञ होते हैं, विदेशी मामलों के जानकार होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो कि सरकार को ये सलाह भी देते हैं कि उन्हें कौन कौन सी नीतियाँ बनानी चाहिए, कौन कौन सी नीतियाँ नहीं बनानी चाहिए। हालांकि ये सलाहें केवल और केवल सलाह रहती हैं, ये सरकार के ऊपर रहता है कि वो इन सलाहों को माने या ना माने। तो भारत की विदेश नीति के निर्माण में ये जो स्पेशलिस्ट समूह हैं, फाउंडेशंस हैं, एनजीओ सेक्टर हैं, ये सलाह देने वाली होती हैं, लेकिन फिर भी देश की विदेश नीति को तय करने में इनकी भूमिका भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये जानकारी का एक खजाना प्रस्तुत करती हैं जो शायद सरकार खुद ना निकाल पाए। ऐसे में ये एनजीओ गुप्त रूप से काम करती रहती हैं और समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से सरकार का ध्यान अवगत कराती हैं कि अब उसे किस प्रकार के डिसीजन लेने चाहिए। कुछ विशेष समूह अमेरिका में नीति निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी रखते हैं और वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में ये इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, भारत में ये चीज़ें नई हैं, लेकिन फिर भी भारत में जो संस्थाएं हैं ये देश की मूल्यवान संपत्तियों में से एक हैं। तो भारत की विदेश नीति के निर्माण में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, ये चीज़ आप अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैबिनेट कमेटी से सुरक्षा बात करोगे, फिर संसद के बारे में बताओगे, संसदीय कमेटियों के बारे में बताओगे, और फिर कुछ समूहों के बारे में बताओगे। इसके अलावा क्या भारत में कोई मशीनरी काम कर रही है, ये चैप्टर में आगे बताया गया है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ये नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप द बुक सोसाइटी को अलग से कोई समर्थन देना चाहते हैं तो वो समर्थन भी आप अलग से दे सकते हैं। तो भारत में नीति निर्माण तंत्र की बात करें, भारत में नीति निर्माण की मशीनरी की बात करें, तो अब तक हम ये चीज़ें जो समझ गए हैं वही आगे पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि भारत में विदेशी नीति निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी काम करती है। ये मशीनरी बिना किसी परेशानी के काम करती है, एक दूसरे से तालमेल कर कर काम करती है। ये एक पूरा पूरा जो चक्र प्रोसेस हो, ये जो पूरा पूरा प्रोसेस होता है एक चक्र में घूमता रहता है, जिसमें विदेश मंत्रालय, संसदीय कमेटियाँ, पीएमओ ऑफिस, एनएसए और अन्य एनजीओ मिलकर काम करती हैं। जैसा कि ये सारी चीज़ें हम पहले से भी चर्चा कर चुके हैं। भारतीय विदेश नीति जो तंत्र है ये विदेशी मंत्रालयों के चारों ओर कार्य करता है। भारत के विदेश नीति निर्माण की जो विदेश मंत्रालय है ये प्राथमिक संस्था है, और ये सब मिलकर पूरे के पूरे देश को एक बेस प्रदान करते हैं। और ये सारे बंदे जो होते हैं विदेशी नीति निर्माण के लिए हमेशा एक्टिव रूप से कार्य करते हैं। ये लोग ये देखते हैं कि जब हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो उसमें देश के राष्ट्रीय हित होने चाहिए, इसकी रक्षा होनी चाहिए, देश के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो विचारधारा है वो देश की एकता अखंडता को प्रभावित ना करे, इस चीज़ की ध्यान वो रखते हैं। इवन जो विश्व के में भिन्न भिन्न देशों में जो प्रवासी भारतीय बाहर रह रहे हैं उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो अगर आपने दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ रखा है तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर हो जाएंगी, आपको यहाँ पर वो समस्याएं नहीं आएंगी। ये सब चीज़ें हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इनको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री भारत के विश्व के सभी संबंधों का संरक्षक है,
ये माना जाता है कि अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का होगा, क्योंकि जवाबदेहिता भी प्रधानमंत्री की है, क्योंकि अगर कोई चीज़ गलत हो गई तो उसे ब्लेम भी प्रधानमंत्री को ही किया जाएगा, क्योंकि आईएफएस ऑफिसर और विदेश मंत्रालय को आम जनता नहीं जानती। ऐसे में पीएमओ ऑफिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो बारीकी से हर चीज़ की जांच करता है। ऐसे में प्रधानमंत्री एनएसए से सहायता लेता है और हर चीज़ उसके साथ शेयर कर कर निर्णय लिया जाता है। जब प्रधानमंत्री इस चीज़ को देख लेता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, भारत के हित के हिसाब से, इससे भारत का कोई अहित नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो प्रधानमंत्री से वो हाँ करवा लेते हैं। प्रधानमंत्री से अनुमोदन मिलता है तो कैबिनेट सुरक्षा कमेटी के पास चीज़ें जाती हैं, फिर उस पर बड़े पैमाने पर चर्चा की जाती है। सारे जो मंत्री होते हैं वो मिलकर उस पर चर्चा करते हैं, अपने अपने तर्क वितर्क करते हैं, अपनी अपनी जो भी उनके पास ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग किया जाता है। आफ्टर डैट क्या होता है, इसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री सब लोग जुड़कर कार्य करते हैं। कोई चीज़ का विरोध है तो वो चीज़ें भी बता दी जाती हैं और संशोधन करके फिर आगे चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक बड़ी मशीनरी कार्य करती है, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा। आगे चैप्टर का एक सारांश है, भारत में नीति निर्माण में मशीनरी के बारे में बताइए, तो चीज़ें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बताना है आपको। सारांश की बात की जाए तो चैप्टर पढ़ने के बाद हमें यही पता चलता है, या फिर इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद हमें यही पता चलता है कि भारत के विदेश नीति निर्माण में बहुत सारी मशीनरी काम कर रही हैं और इतने वर्षों से लगातार ये काम कर रही हैं, तो हम इसमें संदेह नहीं कर सकते। बिना किसी संदेह के इन्होंने सब सारी चीज़ें अच्छे से कार्य किया है, जिसकी वजह से भारत आज उभरती हुई महाशक्तियों में से एक है। लेकिन कई बार इनको अच्छे से पढ़ा जाए, अच्छे से जांचा जाए, तो कई बार कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। हालांकि ये बात तो पक्का पता चलती है कि भारत की विदेश नीति बुद्धिजीवियों के द्वारा बनाई जाती है, इसमें छोटे मोटे लोगों का कोई खेल नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये दिखाई देता है कि भारत की विदेश नीति एक संकीर्ण दृष्टि से बनाई जाती है, एक छोटी दृष्टि से बनाई जाती है। इसमें कई बार ना बड़े लोगों के हितों को ध्यान में रखा नहीं जाता। जैसे कि बड़े बड़े जो प्लांट लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज लगाई जाती हैं, इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है, जो अपने देश में एमओयू पर साइन करवाए जाते हैं, तो ऐसे में ना छोटे छोटे लोगों को इसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। इसी वजह से ना गरीबी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, कुछ ही लोगों को इसका प्रॉफिट हो पा रहा है। तो ऐसे में विदेश नीति बनाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, एक समग्रता को लेना चाहिए, ताकि देश के हर वर्ग को उसको प्रॉफिट मिल पाए। कई बार क्या हो रहा है, कुछ स्टेटों को ही उसका प्रॉफिट मिल पा रहा है, बाकी स्टेट्स को नहीं मिल पा रहा है। तो ये समस्या रही है भारत की विदेश नीति में। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की मशीनरी, विदेश मंत्रालय हो, चाहे पीएम ऑफिस हो, चाहे संसदीय कमेटियां हो, ये सब मिलकर जो काम कर रही है ठीक से काम कर रही है, क्योंकि देश की एकता अखंडता आज भी बनी हुई है। आज भी देश की जो प्रारंभिक समस्याएं थी वो खत्म कर ली गई हैं। एक दो समस्या रह रही हैं, वो भी आने वाले समय में कंप्लीट कर दी जाएंगी। तो आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई। कोशिश की गई है मेरी तरफ से कि आसान सी भाषा में समझाया जाए, बट इसके लिए आपको एक एकाग्रता चाहिए और चीज़ों को एक इमेजिनेशन पावर चाहिए। जैसे मैं पढ़ाते समय इमेजिन करता हूँ कि चीज़ें ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तो पढ़ते वक्त आपको भी चीज़ें ना इमेजिन करनी पड़ेंगी, चीज़ें ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं। अदरवाइज़ पता क्या होगा, अदरवाइज़ ये होगा कि आप सुनते सुनते ना भटक जाओगे। तो आपको सुनने की हैबिचुअल होना पड़ेगा चीज़ें, तभी आपको समझ में आ सकती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5, जहाँ पर हम भारत अमेरिका के संबंधों की जांच करेंगे और ये देखेंगे कि आज़ादी से लेकर अब तक भारत अमेरिका के संबंधों में कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।